हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारी इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, जो आपके होने वाले 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो प्रश्न आने की संभावनाएँ हैं, उसको मैं आपको आज सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है? अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में भी, ठीक है। और इसमें मैंने जितने भी सवाल लिए हैं, ये सारे के सारे जो सवाल हैं वो हमारे दूसरे एग्जाम से संबंधित है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से समझिए, और साथ साथ हो सके तो आप इसको लिख भी सकते हैं, और लिखना ज़रूरी होता है। तो अगर आप हमारे साथ लिख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो बाकी आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समझने का प्रयास कीजिए। और एक ज़रूरी सूचना है कि इस वीडियो को जो भी देखते हैं, जितने बच्चे देखते हैं, नीचे अपना कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताना है, और कैसा लगता है, पूरा समझ में आता है या नहीं आता है, वो भी आपको नीचे कमेंट में बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं सवाल की तरफ और सवाल देखते हैं, क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा नहीं है। उसी टाइम ड्यूरेशन में जितना भी सवाल है, उन सारे सवाल को मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही आपके लिए आता रहेगा क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, इसमें बिना भाग दिए हुए, अगर हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का ट्रेंड बदल जाएगा, क्वेश्चन का ट्रेंड बदलेगा, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, इसमें भी बताना वही सवाल है, और इसमें वही क्वेश्चन पूछा गया है कि बिना भाग दिए हुए बताए कि परिमेय संख्या जो है वो 64/455 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सवाल में जो भी दिया हुआ रहेगा उसको लिखना है। तो दिया गया है ऐसे करके, और लिखना है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, तो 64 परिमेय संख्या दिया हुआ है। परिमेय संख्या क्या है, 64/455। तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कितना दिया है, 64/455। अब इसमें हर का गुणनखंड करना होता है। ऊपर वाला को बोला जाता है अंश, और नीचे वाला को बोला जाता है हर। तो हर का गुणनखंड करना है, तो हर का गुणनखंड करेंगे। तो हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो हर का गुणनखंड जब किया जाएगा, यानी कि हर के रूप में क्या है, 455। तो 455 का जब गुणनखंड किया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। 64 ऊपर तो रहेगा ही, और 455 का जब करेंगे तो इसको मैं अगर 5 से लगाएंगे तो 5 9 45, ठीक है। 5 9 45, और 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 इंटू 9, 91 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर इसको और एक बार और तोड़ना होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64 और बटा 5 इंटू 91, यानी कि जो 91 है, इसको लिख सकते हैं 13×7=91, ठीक है। 13×7=91। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका जब मैंने हर का गुणनखंड किया, तो हर का जब गुणनखंड किया तो क्या आया, 64। ऊपर का कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का करना है। तो नीचे जब मैंने किया तो 455, और ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे साइड में कर लेना है 455 लिख करके, और इस प्रकार से डायरेक्टली ये 5 से लगेगा, 2 3 से नहीं लगेगा। तो 5 9 45, 5 एकम 5, और 13 से लगाएंगे, 13×7=91, ठीक है। इस प्रकार से 5 13 और 7 आया। अब यहाँ पे देखना होता है कि जो हर है, जो हर है, ये हर क्या है, 2 के पावर n और 5 के पावर m जो है, इस रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें 7 भी आ गया है, 13 भी आ गया है। तो इस रूप में नहीं है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए इसलिए यह जो संख्या दिया हुआ है 64/455, इसलिए संख्या, जो परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसलिए परिमेय संख्या जो है 400, परिमेय संख्या 64/455 का जो दशमलव प्रसार होगा, का दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार जो दशमलव प्रसार है वो अशांत कैसे है। तो पूरा लैंग्वेज जो है साइड में लिखना है, थोड़ा अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने इसको बोल दिया है, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार अब इसमें पता चलता है कि 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। कैसे है? क्योंकि इसमें जब मैंने हर का परिमेयकरण किया तो वो कुछ इस रूप में आया, और इस रूप में आने का मतलब क्या है कि वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। और जब 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो अशांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 144 और 180 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकाल के बताना था। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली बात हम इसमें देखेंगे कि 140 और 180 में हम जानते क्या है भाई, तो इसमें हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो आप लोग जानते होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में चर्चा किया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पता होना चाहिए क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है? तो ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। याद कैसे रखिएगा, देखिए यहाँ से सवाल बहुत आता है और ध्यान से समझना है। अगर आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से क्या निकाला जाता है, तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से HCF यानी कि मौसा निकाला जाता है। और यहाँ पे बोला भी है मौसा निकालने के लिए। अब इसमें एक कंडीशन होता है कि जो आर की वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होगा, और क्या होगा तो बी के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन बी से छोटा ही होगा। ठीक है, बी से छोटा ही होगा, बट बी से ये बड़ा नहीं होगा और कि उसके बराबर भी नहीं आता है। अब इसमें देखना है कि जो 140 और 180 का जो HCF निकालना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से, तो इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला होगा 140 और 180, क्या बोला है 144 और 180। ठीक है, 144 और 180 में 180 बड़ा है, 180 बड़ा है, इसलिए ए का जो मान होगा वो 180 हो जाएगा और जो बी का मान है वो 144 हो जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले में नीचे से रख के इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे रखना है ए का मान क्या है 180, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 बराबर बी का मान क्या है 144, तो यहाँ आ जाएगा 144 इंटू क्यू का मान तो पता नहीं है, क्योंकि हमें सवाल में दो ही चीज़ दिया हुआ है, एक 144 और दूसरा 180। 180 ए का मान है जो कि फॉर्मूले का पहला पार्ट है, और बी जो है वो बी का 144 जो बी का मान है जो कि बराबर के उस तरफ है बी, और क्यू का मान पता नहीं है इसलिए इसको डैश छोड़ देंगे, इसको अपनी इच्छा से भरेंगे। और आर का मान भी पता नहीं है तो इसको भी अपनी इच्छा से भरना है। तो अब सोचना है कि 144 को कितना से गुना करें कि हमें यहाँ से जो है, यहाँ से क्या हो कि 180 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो 144 को अगर मैं 1 से गुना करूँगा तो 144 रहेगा, क्योंकि 2 से गुना करने पे ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब कितना इसमें ऐड करें, तो देख सकते हैं 44 यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 30 यानी कि 36 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो 180 को मैंने 180 बराबर 144 लिख दिया, इसको 1 से गुना कर दिया और इसमें 36 जोड़ दिया, क्योंकि 144 छः कितना हो जाएगा 50, 50 दिन कितना हो जाएगा 180, यानी कि 180 के बराबर ये हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 144 को बाहर खींचेंगे 180 की जगह पे। ठीक है, 144 को बाहर खींचना है 180 की जगह पे, उसके बाद एक 36 आ जाएगा 144 की जगह पे, तो 36 आ गया 144 की जगह पे। बाकी बीच वाले को कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही छोड़ देना है। अब क्या करना है, 36 आ गया इसके जगह पे, तो ये दोनों जगह खाली हो गया फिर, क्योंकि 144 था ये बाहर चला गया, 144 की जगह पे आ गया 36, बाकी फिर ई जगह खाली हो गया और फिर ई जगह खाली हो गया। तो अब 36 को फिर कितना से गुना करें कि वो 144 के लमसम में बराबर रहे। ठीक है, तो वो चीज़ सोचना है। तो सोचिए अगर इस प्रकार का रहता है तो इसमें अब कितना से गुना करें कि ये क्या हो, 36 जो है वो 144 के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार का है कि इसमें सोचना है कि अब 36 को कितना से गुना करें। तो सोच सकते हैं अगर मैं 36 को डायरेक्टली अगर मैं 4 से गुना करता हूँ, तो यहाँ से अगर 36 को 4 से गुना किया जाएगा तो 4 छक 24, 4 3 12 2 14, 144 हो जाएगा। अब जब ये 144 के बराबर आ गया है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस लास्ट में 0 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि जो शेषफल है, जो आर का मान है, जो कि लास्ट वाला क्या है प्लस आर, यानी कि प्लस शेषफल को बता रहा है। तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया है। तो जब शेषफल 0 आ गया है तब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो बी का मान लिखा हुआ रहेगा, लिखा है चूंकि बी इज इक्वल टू, चूंकि बी का मान क्या है यहाँ पे 36 है, तो इसलिए
इसलिए जो HCF होगा यहाँ पर, जो HCF होगा वो B ही होता है, जो कि कितना है 36 है। लास्ट में लिखेंगे रिजल्ट, अतः 144 और 180 का HCF जो है वो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, 36 होगा। इस प्रकार से लिखना है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो साथ साथ आपको इसको लिखते भी चलना है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि √7 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे सवाल जो है एक क्वेश्चन इस प्रकार से रहता ही है। अब इसमें आपको सिद्ध करने के लिए √7 दे सकता है, √2 से दे सकता है, टू प्लस √2 भी दे सकता है, 2 प्लस √3, यानी कि किसी प्रकार का रहे, लेकिन अगर एक अपरिमेय संख्या को आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि √7 अपरिमेय संख्या, यानी कि एक ना एक अपरिमेय संख्या को आपको सिद्ध करने के लिए एग्जाम में देता भी है। तो आप एक फॉर्मेशन जो है आपको पता होना चाहिए कि उसको लिखना कैसे है। अगर आपको एक तरीका पता है तो आप उस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपको ज़रूर है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और मिलना चाहिए भी, क्योंकि ये रूल्स ही है। ठीक है, अगर आप उसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है कि इसको सिद्ध करना है, √7 जो है परिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, और जो चीज़ दिया जाएगा, जो चीज़ आपको प्रूफ करना होगा, जो सवाल में आपको सिद्ध करना है, जस्ट इसका उल्टा मान लेना है। जैसे हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, किसको, √7 को, तो इसको उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या हम मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि √7 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मैंने मान लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद सिंपल है, जो परिमेय संख्या होता है वो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, तो P/Q के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, यानी कि ऊपर और नीचे रूप में लिखा रहेगा। एक कुछ ना कुछ ऊपर रहेगा, कुछ ना कुछ नीचे रहता है, तो उसको बोलते हैं P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में कौन रहेगा, तो √7 रहेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जो काम करना है उसको लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और उधर करेंगे तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर करेंगे तो P का स्क्वायर P² ही होगा, और Q का स्क्वायर Q² ही होगा। इधर स्क्वायर से रूट कर जाएगा, कितना जाएगा, 7। थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाना है, और आगे क्या करेंगे, P² को जैसे जैसा का तैसा लिख देंगे, और जो Q² है इसमें से एगो Q को रहने देंगे, और एगो Q को उस तरफ बैठा देंगे, यानी कि बराबर के उस तरफ। तो कितना हो जाएगा, 7Q। बस इतना कर देना है। इतना करने के बाद आपको बस लैंग्वेज लिखना है। अगर आप इतना कर देते हैं और उतना लैंग्वेज को लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। इसके बाद क्या लिखना है, लिखना है चूंकि P²/Q एक परिमेय संख्या है, यही लैंग्वेज है, और इसको आपको लिखना भी है। चूंकि P²/Q जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा 7Q, जो 7Q है उधर, इस दोनों के बारे में लिखना है। P²Q क्या है, परिमेय संख्या को जैसा लग रहा है, और जो 7Q है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या की तरह है। तो लिखेंगे 7Q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो 7Q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए मेरा माना गया कथन गलत है, क्योंकि ये परिमेय संख्या जो है, इधर क्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये क्या है आपका, ये 7Q, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये आपस में किस प्रकार से इक्वेट कर सकता है, लिखेंगे 7Q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए मेरा माना गया कथन गलत है, इसलिए मेरा माना गया कथन गलत है, अतः जो √7 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या प्रूफ कर देते हैं इस प्रकार से। और ये जैसे जिस प्रकार से प्रूफ होता है तो इसको एक बोला जाता है कंट्राडिक्शन मेथड, क्योंकि हम पहले क्या किए, इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं, और उसके बाद एक प्रोसेस के जरिए इसको मैंने क्या किया, लास्ट में आया तो पता चला कि अच्छा इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से मतलब ये परिमेय संख्या, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या इस प्रकार से बराबर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि ये अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से प्रोसेस है, आप इस पूरे प्रोसेस को लिख लीजिएगा और इसी प्रोसेस में लिखना है, तो आपको 100% श्योर है कि आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है उसको सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक क्या क्या दिए हुए हैं? तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिए हुए हैं। तो हमको दिया गया क्या है? तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद के दो ही शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो दोनों का मान दे दिया है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक एक होता है अल्फा, चूंकि अल्फा का मान है कितना 2/3, और दूसरा होता है बीटा, तो बीटा का मान कितना है -1/4। ठीक है, इस प्रकार से है। तो अल्फा और बीटा का मान है, ध्यान रहे ये शून्यक है, यानी कि एक है अल्फा का मान और दूसरा है बीटा का मान। इसमें गलती से भी नहीं सोचना है कि ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। नहीं, ये अल्फा ये बीटा ये सेपरेटली है। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा है 2/3 और प्लस बीटा है -1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/4 हो जाएगा। इसको थोड़ा और जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। इस प्रकार से 3 छक 12, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, सॉरी 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 4 3 12, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 5 बटा कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 5/12 क्या आया है? यहाँ पर इसका अल्फा प्लस बीटा का मान आया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकाल लेंगे। तो अल्फा का मान क्या है? 2/3 इंटू बीटा का मान क्या है? तो -1/4। ठीक है, तो इसको गुना कर लेना आपस में, तो दो को -1 से गुना करेंगे -2 ही आएगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे 4 3 12 आ जाएगा। इसको काट लेंगे तो 2 छक 12, यानी कि कितना जाएगा? -1/6। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया? -1/6। अब चूंकि आपको अगर मैं नीचे लिखूंगा तो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इस सेगमेंट पे, नहीं तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? तो मैंने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया। अब मेनली क्या जरूरत है? हमको द्विघात बहुपद निकाल के बताना है। तो जनरली क्या करेंगे? अब द्विघात बहुपद को निकाल देंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन का समापन हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद को तो देखिए किस प्रकार से द्विघात बहुपद निकालेंगे। चूंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान मैंने निकाल लिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है? अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 5/12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है? तो अल्फा इंटू बीटा का मान आया है -1/6। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो x² ये एज इट इज रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है? अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 5/12। तो यहाँ लिखेंगे 5/12 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? माइनस का 1/6, तो माइनस का 1/6 हो जाएगा इस प्रकार से। तो उसके बाद सॉल्व करेंगे, x² माइनस का 5/12 और एक ही रहेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और 1/6। अब क्या करेंगे? आप इतना भी छोड़ सकते हैं, और नहीं अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो इसमें 12 से सब में हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब 12 से गुना कर देंगे तो 12 इसमें हो जाएगा 12x², और माइनस इसमें क्या करेंगे? 12 से गुना करेंगे तो 12 से गुना करेंगे किस में? 5/12 इंटू एक्स में, और इसमें भी गुना करेंगे 1/6 को भी 12 से गुना करेंगे, तो ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा? 12x² माइनस 5x और -2। इस प्रकार से ये आपको क्या निकल के आया है? द्विघात बहुपद का मान निकल के आया। यही क्या है? द्विघात बहुपद, जो कि क्या है? 12x² माइनस का 5x माइनस का 2। ठीक है, इस प्रकार से ये अगला सवाल रहा, और हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आपको जरूरी है कि क्वेश्चन को आपको लिखते चलना है, ताकि एक वे बना रहे, और लिखने से जो है वो चीजें और ज्यादा क्लियर होती है, इसलिए आपको लिखते चलना है, इसमें हिचकिचाना बिल्कुल
अब आवाज़ ठीक है? ठीक, थोड़ा सा इश्यू हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना होगा तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया गया है, लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? तो दिया गया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो कि क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो इसका शून्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्या करना है? तो सबसे पहली बात 4 और इसमें जो x² है, x² के गुना में कितना है 3, तो लास्ट वाला को पहले वाला से गुना करना है। तो 4 को 3 से गुना करेंगे, क्योंकि x² के गुना में कितना है 3 है। अगर नहीं रहता तो 1 रहता, 1 को गुना करते, अगर है तो उसको गुना करेंगे। तो 4 को 3 से गुना करने कितना आएगा 12। अब इस 12 को तोड़ना है दो ऐसे टर्म में, दो चीजों में तोड़ना है, दो अंकों में तोड़ना है। तब 12 को कैसे तोड़े कि बीच वाला आ जाए जोड़े घटावे पर, और जो गुना करने पर जो है वो लास्ट वाला आ जाना चाहिए, बस इतना करना है। तो अब सोचिए 4 तिहाई 12 तोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12 तो पूरी ही जाएगा, और 4 में से 3 घटा देंगे कितना जाएगा 1। अब ध्यान देना है साइन का, कि साइन क्या रखे, साइन इंपॉर्टेंट है, साइन किस प्रकार से रखा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 3x² माइनस का x है, और माइनस में लाना है, क्या लाना है, माइनस में x लाना है, जोड़ने घटाने पर माइनस में आना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, बड़ा वाला जो रहेगा, यानी कि 4 बड़ा है तो इसमें माइनस लगा देंगे, और 3 छोटा है तो प्लस में लगा देंगे। क्यों लगाए हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कर्जा ज्यादा रहेगा तो पैसा कम रहेगा, तो हम पैसा दे भी देंगे तभी भी कर्जा बच ही जाएगा। इसलिए यही सिंपल लॉजिक है कि अगर कर्जा ज्यादा है और पैसा कम है, यानी कि यहाँ पे हमको कर्जे में रहना है, यानी -x है, यानी कि जो अगर प्लस 4 को अगर माइनस में रख देते हैं, 3 को प्लस में रख देते हैं, यानी कि 3 दे भी देंगे तो मेरे पास -1 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या है x है, इसमें x सटा देना है, इसे x सटा देना है। तो माइनस का 4x माइनस प्लस का 3x, यानी कि माइनस के x को कैसे तोड़ सकते हैं, माइनस के 4x में और प्लस के 3x में। अब इसको सिंपल आप देख सकते हैं, माइनस के 4x और प्लस के 3x को जब जोड़िएगा तो यहाँ से माइनस का x ही आएगा। क्यों, क्योंकि 4x में से 3x घट जाएगा, x बचेगा, और माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या करेंगे, 3x² जो है, और इसमें से कुछ कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, कॉमन आ सकता है, हाँ इसमें से जो है वो दोनों में से x कॉमन आ सकता है, और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो x कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 3x और माइनस का 4 यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, केवल +1 आएगा, तो बच जाएगा क्या 3x माइनस का 4। कुछ कॉमन नहीं आएगा तो एक तो कॉमन आएगा ना, कम से कम एक तो गुना में सब में होता है, इसलिए मैंने एक बाहर खींच लिया होगी, किस में, प्लस में, तो प्लस में है तो वो ऐसा का वैसा ही रह जाएगा। तो 3x माइनस का 4। अब क्या करना है, जो 2 बार दिखाई देता है उसको एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पे 3x माइनस 4 जो है वो दो बार दिख रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे, तो लिखेंगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1 को एक साथ लिख देना है। जो 2 बार दिख रहा था उसको मैंने एक बार लिख दिया, और उसके बाद x और प्लस 1 को एक बार लिख दिया। अब इसका शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, ठीक है। तो शून्य के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस 4 को 0 के बराबर कर देंगे, और इधर जो है x प्लस 1 इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 3x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, तो 3x बराबर क्या है, प्लस का 4 है, तो x का मान क्या जाएगा 4/3। तो इस प्रकार से एक शून्य किया गया, x बराबर 4/3। और दूसरा है x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x रहेगा ही, और प्लस का 1 उधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार से ये x बराबर -1, ये दूसरा शून्य हुआ। तो पहला शून्य क्या है, x बराबर 4/3, इसको अल्फा मान सकते हैं, और दूसरा शून्य क्या है, x बराबर -1, तो इसको बीटा मान सकते हैं। तो अल्फा और बीटा दो शून्यक होता है द्विघात बहुपद का। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें एक शून्यक है 4/3 और दूसरा शून्यक है -1। अब शून्यक क्या होता है, तो शून्यक उस मान को बोला जाता है जिसको अगर हम इस बहुपद में रखेंगे तो वो 0 कर देगा। अब आप रख के चेक कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि इसका शून्य शून्यक है कि नहीं। एक्चुअली में क्योंकि शून्यक का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो उसको अगर बहुपद में या समीकरण में रखा जाएगा तो वो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, वो 0 कर देगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम ही शून्यक है।
इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जांच करके बताना है कि ये जो दिया हुआ है x माइनस टू का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 एक क्या है, द्विघात समीकरण है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो दिया गया है क्या दिया गया है, तो x माइनस टू और इसका होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या है, तो 2x माइनस का 3। इसके बाद इसको सॉल्व करके देखना है। अगर द्विघात समीकरण होगा तो द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। मतलब ऐसा चेहरा वाला दिखाई देगा। अगर इस प्रकार का चेहरा अगर दिखाई दे दिया तो इसको हम द्विघात समीकरण बोल देंगे, अगर नहीं दिखाई दिया उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये x माइनस टू का होल स्क्वायर है, यानी कि x को a मानेंगे और 2 को b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा। अब बाकी सबको सॉल्व कर देना है। तो इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस का 2 ए कितना है x और b का कितना है 2 और प्लस में 1 है यहाँ पे, बराबर के उस तरफ क्या है 2x माइनस का 3। उसके बाद x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2 दूनी 4 और x को गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस का 1 है तो 1 लिख देंगे बराबर 2x माइनस का 3। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रह जाएगा, ये जो है 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो एक एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा और 4 और 1 जुड़ कर कितना हो जाएगा 5 और बराबर को उस तरफ क्या है 2x माइनस का 3। अब एक साथ कर लेते हैं, उस सबको इन्हें बुला लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 ई प्लस का 2x जो है, प्लस में जो 2x है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में 2x और जो उधर में माइनस का 3 है वो इधर आकर के प्लस का 3 हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा खाली कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब कि 0। इसके बाद क्या करना है, इधर देखते हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे नहीं दिखाई देगा, अगर दिख रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं। चलिए दिख रहा है यहीं पे लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस का 4x माइनस का 2x जो जो सेम है उसको जोड़ देना है, माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 2x दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं, माइनस का 4x और माइनस का 2x जुड़ के कितना हो गया माइनस का 6x और 5 और 3, ये रहा 5 और ये रहा 3, इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 8 बराबर क्या है 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देख सकते हैं ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए का मान क्या है कुछ नहीं है 1 है, बी का मान कितना है 6 है, बी एक्स और प्लस का सी का मान कितना है 8 और बराबर क्या है 0। मतलब अगर देखा जाए तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप में है। अगर ये इस रूप में है तो लिखेंगे, यहाँ पर भाषा लिखना है, चूंकि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, ठीक है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। ये है इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया ये द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। और एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ से एक और सवाल आ सकता है कि अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसका व्यापक रूप यही होता है, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखना है। साथ साथ मैं पूरा जो सॉल्व करवा रहा हूँ इसमें अगर कुछ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसको भी मैं बताते चल रहा हूँ, साथ में लिखते चल रहा है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन जो भी है उसको लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक एपी है, क्या है एक एपी है और इस एक एपी में दिया हुआ है ए बराबर 7 और ए 13 दिया हुआ है 35 और इसमें डी और एस 13 जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको समझते हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको पहले नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है और इसी से आपको एक अच्छा सा एक रास्ता मिलेगा ताकि आगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, तो एपी में ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना है 7 और ए 13
A13 जो है यानी कि तेरह जो 13वां पद है, A13 कहने का मतलब जो 13वां पद है वो 35 दिया हुआ है, ठीक है। और तो क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर डी का मान निकालना है व्हाट, और S13 निकालना है, ठीक है। तो पहले डी का मान निकालेंगे। देखिए जो दिया हुआ रहेगा उसमें आपको ये सोचना है, ये ट्रिक है, जो कुछ भी दिया रहेगा उसमें ये सोचना है कि ऐसा क्या है उसमें दिया हुआ जिससे फॉर्मूला बन सकता है, यानी कि फॉर्मूला वाला खोजना है। जो दिया हुआ रहेगा उसमें फॉर्मूला वाला होना चाहिए। तो फॉर्मूला वाला क्या दिया हुआ है, क्योंकि दिया हुआ ए भी है और A13 भी दिया है, यही दो चीज दिया हुआ है, एक तो ए दिया है और एक A13 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला किससे बनता है, A13 यानी कि ए से बनता है, जो कि पढ़ा होंगे। तो A13 बराबर होता है A+12D, यानी कि फॉर्मूला होता है A+n-1 × D। तो वही चीज यहाँ पे डालना है। तो पकड़ेंगे इसी को, किसको पकड़ेंगे, तो A13 को पकड़ेंगे। A13 का मान कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। और A13 को लिख सकते हैं कैसे, इससे एक कम डी। तो A13 को लिखेंगे A+1 D, यानी कि जो भी रहेगा उससे एक कम डी लिखना है। जैसे इसमें 13 है, A13 यानी कि 13वां पद है, तो इससे एक कम डी लिखेंगे, मतलब 12D लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 35, बस ऐसा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको भरना है। ए का मान क्या है, पहले से दिया हुआ ए का मान कितना है 7, तो भर देंगे 7 और प्लस 12 इंटू डी का मान तो पता नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि डी का मान ही पहले निकालना है। तो 12D बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 35। अब यहाँ से क्या करेंगे, 12D बराबर ये 35 रहेगा उधर, ये 7 जो है उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 35 माइनस का 7 हो जाएगा। उसके बाद 12D बराबर 35 माइनस 7 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 का 8, 28, ठीक है। अब यहाँ से 12D का मान निकालेंगे। 12D बराबर कितना है 28 आया है, यानी कि डी का मान निकाल सकते हैं। तो डी का मान कितना जाएगा 28 और बटा में यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी कि 28/12, ठीक है। जब ये 28/12 आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, इसको काट लेना है, जो भी कट जाए। तो अगर देखा जाए तो ये 4 से कट जाएगा, 7 4 7 28 और 4 3 12। तो डी का मान कितना आ जाएगा 7/3। तो ये क्या आ गया, डी का मान आ गया, कितना आ गया 7/3। जब ये डी का मान आ गया है तो आगे का काम बहुत आसान है। जो आगे का क्या निकालना है, आगे क्वेश्चन के अनुसार निकालना है S13। तो लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार S13 सूत्र क्या होता है, SN बराबर, तो लिखेंगे सूत्र से SN बराबर, पहले लिखेंगे सूत्र से, यहाँ से लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या निकालना है, S13 निकालना है, यानी कि 13वां पद का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इनका मान 13 दिया हुआ है, यहाँ पे करेंगे 13/2, क्योंकि S13 है तो n का मान कितना गया 13, SN था, S13 है, SN था फॉर्मूला में। फॉर्मूला ये है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे S13 दिया है, यानी कि n का मान कितना दे दिया 13, तो n जहां जहां n होगा वहां 13 रख देंगे। तो 13/2 इंटू 2 इंटू ए का मान, ए का मान क्या है, ए का मान दिया हुआ है कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 और प्लस n-1, यानी कि 13 है इनका मान, तो 13-1 यानी कि 12, ठीक है 12, और इंटू डी का मान, डी का मान कितना है 7/3, 7/3, तो इसको लिख दिया मैंने। अभी कट जाएगा 3 चौक 12। अब S13 का मान निकालना है, यहाँ से आ जाएगा 13 और बटा में 2 और ब्रैकेट में क्या रहा है 7 दूनी 14 और प्लस यहाँ से कितना जाएगा 7 और 4 को आपस में गुना करना है, 7 से कितना जाएगा 28। इस प्रकार से ये रहा, क्लियर है। अब S13 का मान निकालना है, तो 13 और बटा में 2 लिखेंगे और 14 28 को जोड़ देंगे, तो गुना में आ जाएगा, ये मतलब ब्रैकेट हटेगा गुना में आएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, कितना जाएगा 42। अब इसको काट देना है, तो 2 से ये कट जाएगा कितना बार में 21 बार में कट जाएगा, ये 42 कट जाएगा 21 बार में। अब क्या करना है, S13 का मान निकालना है, तो 13 और 21 को आपस में गुना करेंगे, ठीक है। तो S13 का मान यहाँ पे लिख देते हैं। तो S13 का जो मान है वो क्या निकल के आएगा, 13 और 21 को आपस में गुना करने पर जो आएगा वो S13 का मान होगा। तो 13 एकम 13, 3 हासिल 1, ठीक है 13 दूनी 26 और कितना जाएगा 27, यानी कि 273 होगा S13 का मान, यानी कि जो 13वां पद है उसका मान कितना होगा, तो S13 होगा, कितना हो जाएगा S13 का मान कितना हो जाएगा 273। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ये अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। और देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि बिंदु युग्म है, यानी कि बिंदु युग्म दिया हुआ है। युग्म का मतलब पेयर, जोड़ा, क्योंकि दो बिंदु है, एक बिंदु ये है 2,3 और एक बिंदु ये है 4,1, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो दो बिंदु है, एक बिंदु ए, एक को मान लेंगे बिंदु ए, दूसरा को मान लेंगे बिंदु बी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दो बिंदु ए और बी है, जिसका नियामक क्रमशः दिया हुआ है यहाँ पे, जिसका नियामक क्रमशः एक है 2,3 और दूसरा है 4,1। ठीक है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको x1 और x2 का मान पता चल जाएगा और यहीं से हमको y1 और y2 का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो y1 y2 का मान, x1 x2 का मान कैसे पता करेंगे? तो जो बिंदु दिया हुआ है, एक तो बिंदु ए है जिसका नियामक कितना है 2,3 और एक बिंदु बी है जिसका नियामक कितना है 4,1। ठीक है, अब जो भी बिंदु है उसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, एक तो है, एक में पहला में 2, दूसरा में 3 है, दूसरा बिंदु में है 4 और 1 है। तो जो पहले लिखा रहेगा वो x का मान होगा और जो बाद में लिखा होगा वो y का मान होगा। याद रखना है, जो पहले लिखा रहेगा वो x का मान होगा और जो बाद में लिखा रहेगा उसको y का मान समझना है। तो इसमें ये भी x है, ये भी y है, इसमें ये x है, ये y है, तो पहला वाला x, दूसरा वाला y, पहला वाला x और दूसरा वाला y, तो इसमें भी x y है, इसमें भी x y है, तो कंफ्यूज न हो जाएंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, पहला वाला को x1 और y1 मान लेंगे और दूसरा वाला को x2 और y2 मान लेंगे। समझ में आ गया होगा? तो इस प्रकार से x1 का मान इसमें कितना हो जाएगा 2, पहला वाला में से देखना है, और x2 बोला जाएगा तो दूसरा वाला में से देखना है, दूसरा वाला में क्या है, पहला वाला में तो 4, x2 है। ठीक है, और y1 का मान देखना है, मतलब पहला वाला में लास्ट में देखना था, y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान यानी कि दूसरा वाला में लास्ट में देखना था कितना है 1। तो इस प्रकार से 1 हो गया इसका y2 का मान। अब क्या निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है, अगर दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना है, यानी कि ए और बी के बीच में दूरी निकालना है, तो ए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी ये है। ए का नियामक कितना है, तो ए का नियामक है 2,3, बी का नियामक कितना है, तो बी का नियामक है 4,1 और इसके बीच की दूरी निकालना है, इसके बीच की ये दूरी है, ये दूरी कितनी है ये निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या बोलता है, ए और बीच के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब आप इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। x2 माइनस x1 का भी स्क्वायर करिएगा और y2 माइनस y2 का स्क्वायर करिएगा, तब भी एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि आगे पीछे अगर हो जाता है तो गलती हो जाएगा, नहीं, गलती नहीं होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस करके दे देता है। ठीक है, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान कितना है 4, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस y1 का मान कितना है यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे 3 माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, तो लिखेंगे 1 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बस अंडर रूट में ही रहेगा। 2 माइनस 4 यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो आगे क्या आएगा, यहाँ से क्लियर विजुअल है, चलिए ठीक है। आगे -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 4 को अगर मैं आपस में जोड़ता हूँ तो कितना जाएगा 8, तो रूट अंडर 8। और 8 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, अगर इसका फैक्टर करते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो ये दोनों 2 बाहर आ जाएगा, पेयर के रूप में है इसलिए दोनों 2 बाहर आ जाएगा। चूंकि अगर देखा जाए तो 8 को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसमें से 2 जो 2 है वो जोड़ा के रूप में है, तो ये 1 बन के बाहर आ जाएगा और 1 जो है वो अंदर ही रह जाएगा, यानी कि 2√2 इकाई जो है इसके बीच की दूरी है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखना है और तब जाकर के आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो ये सिस्टमेटिक वे है, इसी तरह से आप लिखते हैं तो आपको नंबर करने के चांसेस जो है वो थोड़ा बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को समझाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं के बोला जा रहा है के किस मान के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, के किस मान के लिए बिंदु जो है वो 8,1 और k-4
और 2, -5 जो है ये संरेख होगा। ये के किस मान के लिए संरेख होगा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई संरेख होता है तो यहाँ पे ऐसे केस में क्या करना है, आपको एरिया निकालना है त्रिभुज का, ठीक है, हमेशा। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, 3 बिंदु है। तो तीनों बिंदु के नियामक को मैं मान लूंगा कुछ, तो लिखेंगे माना कि 3 बिंदुए ए, बी और सी है, ठीक है, जिसका नियामक यहाँ दिया हुआ है 8,1, Km-4 और 2, -5 ये है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस जो भी चीज दिया रहेगा इसमें क्या करना है, जो मैंने जो 3 बिंदु माना है इसमें ये क्या है, ये एक बिंदु है ये ए, दूसरा बिंदु है बी, दूसरा बिंदु है सी। तो ए बी सी से एक त्रिभुज बनेगा, 3 बिंदु है तो ए बी सी, ये 3 बिंदु इस प्रकार से है। इस तीनों बिंदु का अगर मैं ज्वाइन करूँ तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी, जिसका नियामक दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें जो ये है एक्स, इसमें क्या होगा, 3 बिंदु है तो इसमें x1 y1 होगा। हमने बताया है कि कोई भी बिंदु है तो उसमें जो पहला वाला लिखा रहता है वो x1 का मान रहता है, दूसरा वाला जो होता है वो y का मान होता है। तो इसमें भी x है y है, पहला वाला x दूसरा वाला y है, इसमें भी पहला वाला x दूसरा वाला y है, यानी कि x का मान है k और y का मान है -4, इसमें भी x का मान है 2 और y का मान है -5। एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे और इसको x3 y3 मान लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि समझने के लिए, चूंकि अलग अलग हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे अगर एक ही घर में 2 राम रहता है तो एक राम 1 दूसरे को राम 2 बोलते हैं, मतलब एक ही घर में अगर एक ही नाम का 2 व्यक्ति हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 2, या कुछ अलग निकनेम धर देते हैं। तो इस तरह से यही है, एक ही बिंदु में मतलब 3 अलग अलग बिंदु हैं जिसमें एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो इसको 1 2 3 करके पुकारते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो x1 का मान भी भरेंगे, x1 का मान दिया हुआ होगा, x2 का मान भी दिया हुआ होगा और x3 का मान भी दिया होगा। तो x1 का मान कितना है, तो 8 है, पहला का वाला में से पकड़ेंगे। x2 का मान क्या है, दूसरा का वाला में देखना है क्या है, k है। और x3 का मान क्या है, तो तीसरा का वाला का पहला वाला, तो ये क्या है 2 है, तो x3 का मान 2 है। नेक्स्ट y1 का मान भरेंगे और y2 का मान भरेंगे और y3 का मान भरेंगे। तो y1 का मान कितना है, तो पहला का लास्ट देखना है, तो y1 का मान कितना है 1, y2 मतलब दूसरा का लास्ट देखना है, तो दूसरा में क्या है k-4, तो लास्ट में क्या है -4, तो -4 हो जाएगा y2 का मान। y3 क्या है, तो सबसे लास्ट का लास्ट यानी कि तीसरा का सबसे लास्ट, तो तीसरा का लास्ट में क्या है -5, तो -5 हो जाएगा यहाँ पे y3 का मान। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे नाउ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज यहाँ से क्या बन रहा है, ए बी सी जो बिंदु दिया हुआ इससे एक त्रिभुज बनेगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना है 1/2 इंटू, पहले लिखना है x1 इंटू, पहले क्या डालना है x1 इंटू, पहले भरते जाना है इसमें y माइनस वाई प्लस x2 इंटू वाई माइनस वाई प्लस x3 इंटू वाई माइनस वाई। इस प्रकार से मैंने इसको भर दिया। अब यही फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ और भरना है। क्या भरना है, तो एक नंबर भरना है, याद रखिएगा नंबर क्या है, तो नंबर है 23, 31 और 12। जबरदस्त ट्रिक है ये, ट्रिक के तौर पे याद रखना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर 3 बिंदु दे दिया जाएगा, उसका नियामक दे दिया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए ट्रिक होता है। क्या होता है 23, 31, 12, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देना इस फॉर्मेट में 1/2 x1 x2 x3, x1 x2 x3 सब प्लस में है, ब्रैकेट में y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई लिख देना है। अब इस नंबर को भर देना है, तो y भरना है, तो 23 मतलब 2 3, क्या भराएगा 2 3, यानी कि y2 माइनस y3, उसमें क्या 31, 31 का मतलब y3 माइनस y1 और 12 यानी कि y1 माइनस का y2। इस प्रकार से इसमें भर देना है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे, एक बार 2 बार लिखिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा। अच्छा, बहुत जबरदस्त ट्रिक है ये, ठीक है। तो 1/2
इंटू x1 का मान क्या है, तो x1 का मान 8 है तो 8 लिखेंगे, इंटू y2 माइनस y3 करेंगे तो y2 का मान कितना है, माइनस का 4 है तो लिखेंगे माइनस का 4, और माइनस करेंगे क्या, y3, तो y3 का मान क्या है, ऑलरेडी ये किस में है, y3 जो है -5 है, तो माइनस में से y2 जो है वो क्या है, माइनस का 4 है, और y3 क्या है, तो y3 जो है वो माइनस का 5 है, तो माइनस के 4 में से माइनस करेंगे क्या, y3, तो y3 क्या है, माइनस का 5 है। इसको इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। प्लस प्लस क्या है, x2, तो x2 का मान क्या है, यहाँ पर x2 का मान k है, और इसी k का मान तो निकालना है तो k रख दिए हैं, इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान क्या है, माइनस का 5, तो लिखेंगे माइनस का 5 माइनस y1 का मान क्या है, तो 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, प्लस x3, तो x3 का मान क्या है, x3 का मान 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2, इंटू y1 माइनस का y2, तो y1 कितना है 1, तो लिखेंगे 1 माइनस y2 का मान कितना है, माइनस का 4, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो 1 माइनस माइनस का 4, इस प्रकार से ये हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एरिया निकालेंगे क्योंकि दिख रहा होगा अच्छा से, चलिए, तो 1/2 इंटू 8 इंटू माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे ब्रैकेट गिर देंगे, प्लस के इंटू माइनस का 5 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि कर्जा 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 यानी कि 5 रुपया माइनस में 1 रुपया कितना हो जाएगा, माइनस का 6 रुपया, प्लस का 2 इंटू 1 माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 इंटू 8 और -4 प्लस का 5, -4 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 8 इंटू 1 लिखेंगे, प्लस का के इंटू माइनस का 6 है तो माइनस का 6 ही रहेगा, प्लस का 2 और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 2 और गुने 5 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा गुना आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, बात खत्म हो गया यहाँ तक का। चलिए इसके आगे का प्रोसीजर है, क्या करेंगे, यहाँ तक दिख रहा है ना क्लियर, हाँ, तो इसके आगे क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 इंटू 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, प्लस का के माइनस का 6, के प्लस का के माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6k, ठीक है, और प्लस 2 बचे 10, यहाँ तक क्लियर है, और अब यहीं तक दिखेगा, अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ के बाद आपको नीचे ही लिखते चलना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2, और इंटू में क्या है, ये 10 और ये 8, ये 10 प्लस में है, ये 8 भी प्लस में है, चूंकि आगे है तो कुछ नहीं साइन दिए हैं, इसका मतलब प्लस में है, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18, तो यहाँ से हो गया 18 और माइनस का 6k, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं, तो 1/2, अब इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 6 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, इसमें से 6 को बाहर ले लेंगे, तो जब 6 इसमें से बाहर आ जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 6 तिया 18, 3 बच जाएगा, और यहाँ से 6 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, केवल और केवल के बच जाएगा, बस इस प्रकार से इसको रख लेना है, और ये 6 से कट जाएगा, यानी कि 3, 2 तिया 6 कट जाएगा, फिर वापस इसको 3 अंदर से गुना कर देंगे कि 3 इंटू क्या है, 3 माइनस का के है, तो 3 वापस से अंदर इसको फिर से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिहाई 9 और माइनस का 3k, ठीक है, 9 माइनस का 3k। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है कि के का मान निकालना है, इस के का मान निकालना है, क्या निकालना है, इस के का मान, चूंकि के अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है, तो 3 तिहाई 9 माइनस का 3k, अब इस के का मान निकालना है, के किस मान के लिए, ये जो बिंदु दिया हुआ है ये संरेख होगा, तो याद रखिएगा जो दिए गए बिंदु लिखना है, दिए गए दिख रहा है, हाँ, इसके ही नीचे लिख के चलना है, दिए गए बिंदु को संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने यही निकाला है, क्या यह 9 माइनस का 3 के, तो इसको बराबर कर देंगे 0 के, तो 9 माइनस का 3 के, इसको मैं 0 के बराबर कर दूंगा, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है 9 माइनस का 3 के, हाँ दिख रहा है ना, 9 माइनस का 3 के, तो 9 माइनस के 3 के को मैंने 0 के बराबर कर दिया। इसके बाद यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा,
क्योंकि यहाँ लिखेंगे इसके नीचे तो फिर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना। चलो, तो इसके बाद 9 - 3 के बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 9 - 3 के बराबर 0, क्योंकि जब तक 0 करेंगे नहीं तब तक संडे का पता नहीं चलेगा, के का मान पता नहीं चलेगा। तो माइनस का 3 के, अब ये प्लस का जो 9 है उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 के का मान कितना आ गया, 9 आ गया, और ये 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तो के का मान कितना आ गया, 3। तो लिख, इस के का मान ही निकालना था, बोला है ना, के किस मान के लिए, बिंदु ये जो है संरेख होगा, तो के का मान 3 होगा, जिसके लिए बिंदु जो है ये जो दिया हुआ है बिंदु ये संरेख होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के का मान 3 आएगा। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता भी है, इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा, ये सवाल 100% आता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं और उसको समझते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, और समझ में आ रहा होगा तो यह जरूरी है कि लिखते चलना है, जरूरी यही है, ठीक है। और ठीक है, और ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को समझते चलना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और इसी में से सवाल जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% देख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, जो कि ताकि जो भी क्वेश्चन आवे अभी एग्जाम में वो आपको बना सके और आसानी से बन जाए, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, जो ये और ये जो बिंदु है, मान लेते हैं कि एक बिंदु है ए, ये है, जिसका निर्देशांक है -4,7, ठीक है। ये इसका निर्देशांक है -4,7, और दूसरा बिंदु यहाँ है बिंदु बी, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, बिंदु बी, जिसका निर्देशांक जो है वो है 4,-3, ठीक है। अब इसको मिलाने वाली रेखाखंड को, इसको मिलाने वाली रेखाखंड, जैसे इसको मिलाने वाली एक रेखाखंड हम खींच देते हैं यहाँ से, इस प्रकार से होगा इसको मिलाने वाली एक रेखाखंड, ठीक है। अब ये जो मिलाने वाली रेखाखंड है वो एक ऐसा पॉइंट होगा, इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ठीक है। उस P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो अब पता नहीं है उसका निर्देशांक, तो XY मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पता है ये x1, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, बोला है ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A जिसका निर्देशांक है -4,7, और B मान लिया मैंने, A और B मान लिया, तो B जिसका निर्देशांक क्या है 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कर रहा है, ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि किसमें बांटता है, ये 2:3 के अनुपात में ये विभाजित करता है। तो इस P का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो नियामक होगा, वो क्या होगा, यही बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जनरली यहाँ जो लिखा हुआ x1 y1 का मान है, और जो बिंदु B का जो नियामक है वो किसका मान है, x2 y2 का मान है, और जो यहाँ पे 2 और 3 है ये m और n का मान है। तो आपको पढ़े होंगे कि अगर कोई दो बिंदु को अगर कोई रेखाखंड जो है वो m और n के रेशियो में बांटता है, m और n के अनुपात में बांटता है, तो उसका एक सिंपल फार्मूला होता है, उसी पे बेस है और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो x1 का मान है, क्योंकि x1 का मान कितना है, तो -4, और x2 का मान है, x2 का मान क्या है, उधर वाले में B में देखना है पहला, तो कितना है 4 प्लस में है, ये x1 का मान माइनस में 4 है, और x2 का मान प्लस का 4 है। उसी प्रकार से y1 का मान है कितना है 7, पहला वाला में दूसरा को देखना है, तो जो A का नियामक है -4,7, तो लास्ट में क्या है 7, तो y1 का मान हो जाएगा। y2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, उधर वाला में देखेंगे B का नियम क्या है 4, -3, तो लास्ट में क्या है -3, तो हो जाएगा y2 का मान कितना -3। और जो 2:3 में बांट रहा है, यहाँ पे है ना 2:3 बांट रहा है, तो इसको मान लेंगे m और इसको मान लेंगे n, तो m का मान हो गया 2 और n का मान हो गया 3। इस प्रकार से m और n का मान मैंने लिख दिया। अब लिखना है नाउ सूत्र से, क्या लिखना है, सूत्र से। सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र होता है, कुछ विभाजन सूत्र होता है। और विभाजन सूत्र क्या बोलता है, याद रखना है, विभाजन सूत्र का सिंपल मीनिंग है कि इधर वालों को पकड़ना है, 2 को पकड़ना है और इसको गुना करना है इससे, यानी कि विभाजन सूत्र बोलता है
इसके जो क्या है एम एम रेशियो एन में बांट रहा है, तो एम और एन को यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 2:3 में बांट रहा है, तो इसको पहले क्या होता है, ये एम एन के रेशियो में बांटता है, तो एम का मान यहाँ पे 2 है, एन का मान यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसका विभाजन सूत्र का सिंपल फॉर्मूला होता है m इंटू एक्स टू, एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन, एन इंटू एक्स वन, और नीचे क्या होता है m प्लस एन, कॉमा लगाते हैं यहाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद फिर लिखते हैं क्या, m इंटू वाई टू, एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन, और नीचे क्या जाएगा m प्लस एन, इस प्रकार से लिखते हैं। और यहाँ से जो x का मान आएगा, इधर से x का मान आएगा और इधर से y का मान आएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल y है और यहाँ पे तो जब तक ये x से दोस्ती नहीं करेगा तब तक ये y से दोस्ती भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये x से दोस्ती करेगा, तो x से दोस्ती कैसे करेगा, तो m पहले दोस्ती करेगा x से, तो हो जाएगा m, उधर करना है m x2, और n करेगा n से तो n x1। उसी प्रकार से m करेगा y से तो m क्या हो जाएगा y2, और n क्या, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन में है इसमें फार्मूला में रख देना है m का मान, x2 का मान, x1 का मान, n का मान, चूंकि यहाँ पे पहले मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं m का मान क्या है, m का मान 2 है, तो लिखेंगे 2 इंटू x2, x2 का मान क्या है, x2 का मान ये रहा 4 है, तो लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस n इंटू x1, n का मान क्या है, n का मान 3 है, 3 इंटू x1, x1 का मान क्या है, तो माइनस का 4, तो लिखेंगे माइनस का 4। ठीक है, नीचे क्या आएगा m प्लस n, तो m का मान 2 है और n का मान 3 है, दोनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस का 3, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद m इंटू वाई टू, एम का मान क्या है 2 है, m का मान 2 है, तो लिखेंगे 2 इंटू वाई टू, वाई टू का मान क्या है, तो माइनस का 3, यानी कि माइनस का 3 प्लस का n, यानी कि n का मान क्या है, तो 3, लिखेंगे 3 इंटू वाई वन का मान क्या है, तो 7, 7 लिखेंगे 7 बटा m प्लस n, तो m का मान 2 है और n का मान 3 है, तो 2 और जोड़ 3। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे और इसको इस प्रकार से घेर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 2 चौके 8 प्लस 3 चौक 12 हो जाएगा, माइनस का 12, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 8 माइनस 12, और नीचे क्या है 2 3 को जोड़ने पे कितना आएगा 5, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 6, और प्लस 7 21 21, और नीचे कितना आ जाएगा 3 2 5। ठीक है, अब देख लेना है इसको घटा करके जोड़ करके क्या आ रहा है मान। अब नीचे लिखेंगे नहीं दिखेगा तो साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो 8 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस में है 8 माइनस 12 कितना है, तो माइनस का 4, और बटा में 5, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 21, यानी कि 20 15 कितना बचेगा माइनस प्लस का 15, बटा में 5, इसको काट देंगे 5 नहीं 15, यानी कि कितना जाएगा माइनस का 4 बटा 5, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेक्शन फार्मूला से ये निकल के आता है कितना, माइनस का 4 बटा 5 और 3। ये वो नियामक है उस बिंदु P का, किसका नियामक है ये बिंदु P का नियामक है, और इसी की वजह से क्या है ये 2:3 के अनुपात में ये विभाजित होगा। तो लास्ट में इसका रिजल्ट यही आएगा, इसका आंसर यही है। क्या है आंसर इसका, तो -4,5 और -4 बटा 5,3। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला सवाल लेते हैं, जो कि अगला सवाल जो भी है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कॉस का मान दिया हुआ है। ठीक है, कॉस ए का मान दिया हुआ है 3/4। ठीक है, किसका मान है ये, कॉस ए का मान है। ठीक है, कॉस ए का ही ना मान है, देख लेते हैं। ये जो है कॉस ए का ही मान है। ठीक है, तो कॉस ए का मान दिया हुआ कितना है 3/4 है, और क्या निकालना है साइन ए और टेन ए का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है क्या दिया गया है, तो कॉस ए का मान दिया हुआ है। तो कॉस ए का मान कितना है 3/4, और कॉस ए का एक फार्मूला होता है। ठीक है, याद होगा कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है, याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉस थीटा का क्या होता है B/H।
ठीक है, यानी कि इसलिए हम लिख सकते हैं बी का मान यहाँ पे 3 है, ऊपर वाला बी का मान कितना है 3 है, और एच का मान कितना है 4 है, तो एच का मान 4। बचा क्या, पी, पी का मान निकालना है, तो पी का मान कैसे आएगा, पी का मान कैसे आएगा, यहाँ पे साइड में निकाल देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, चलिए। तो पी का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एच, एक फार्मूला याद होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है पी, तो लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो पी का मान निकालने के लिए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच का मान कितना है, एच का मान 4 है, लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 3, लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसमें से घटा लेंगे, 16 माइनस 9 कितना जाएगा 7, तो कितना जाएगा √7, ठीक है, कितना जाएगा √7, क्योंकि 10 10 और 2 कितना हो जाएगा 8, सॉरी 8, ठीक है, 7 2 9 और 2 8, 6 घटेगा ना, 6 3 9 7 ही तो बचेगा, 10 और 3 7, ठीक है, तो यहाँ पे √7 ही बचेगा। तो 16 माइनस 9 यानी कि √7, तब पी का मान कितना आ गया √7, ठीक है। तो जब पी का मान आ गया है ना, जब यहाँ से पी का मान आ गया, तो उसके बाद काम जो है थोड़ा अगर तिरछा दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो पी का मान कितना आ गया है √7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी का मान कितना आया है √7 आया है, ठीक है। तब पी का मान आया है √7, और बाकी बी का मान पता है, एच का मान पता है, तो क्या निकालना है साइन ए, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या निकालना है साइन ए निकालना है, और साइन ए क्या होता है पी बटा एच होता है। तो पी का मान कितना है, पी का मान अभी निकालने हैं, कितना है √7, और एच का मान क्या है, एच का मान 4 है, लिख देंगे 4। उसका दूसरा का निकालना है tan ए, हो गया, इसका बात खत्म, यही इसका आंसर है, साइन ए का मान यही आएगा आंसर। अब दूसरा है tan ए, क्या निकालना है tan ए, और tan ए क्या होता है पी बटा बी। तो पी का मान क्या है, पी का मान अभी निकालने हैं √7, अच्छा से लिख देते हैं √7, और बी का मान क्या है, तो बी का मान है 3। तो इस प्रकार से मैंने साइन ए का मान और tan ए का मान दोनों का मान निकाल दिया है, और यही क्या है आंसर है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है, यदि साइन थीटा, हालांकि क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। यदि 7 tan थीटा बराबर 8 है, तो याद करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, तो 7 tan थीटा, 7 tan थीटा का मान कितना है 8 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे tan थीटा का मान निकाल सकते हैं, तो tan थीटा बराबर कितना जाएगा 8, ये 7 इधर गुना में है, 7 गुना में है, उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो tan थीटा का मान कितना गया 8/7। इसको आगे यूज में ले सकते हैं, अगर यूज पड़ा तो यूज में लेंगे, नहीं तो देखा जाएगा। नाउ अब देखा जाएगा, तो देखिए क्या है, ये उसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, तो जगह नहीं है, नीचे लिखेंगे नहीं दिखा जाएगा, इसलिए हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। अगर दिख रहा है तो लिखेंगे नाउ, यहीं पे। तो बस इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, और इस क्वेश्चन को लास्ट समझ लेते हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं देख लूंगा आगे का प्रोसेस क्या है। तो tan थीटा बराबर क्या है 8/7 दिया हुआ था, अब इसको पकड़ के इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये a प्लस बी है, क्योंकि एक बार क्या गया है वही चीज़ है, सेम चीज़ है, 2 बार लिखा गया, एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखा गया। तो क्या करेंगे पहले इसका स्क्वायर करेंगे पहला का, और दूसरा बार में दूसरा का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, और लिखेंगे साइन के दूसरा का क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही होगा, जो पहला लिखा रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो पहला क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, हमेशा बीच में हमेशा माइनस लगाना है, माइनस लगा दिए। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आगे सब करेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, बटा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा
कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसको लिख देंगे कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो टैन थीटा का दिया हुआ है, तो टैन थीटा का मान इसमें रखेंगे, तो टैन थीटा जो है कॉट थीटा में रिलेशन क्या है, तो इसको मैं 1 बटा टैन थीटा लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा को, इसको लिख देंगे 1 बटा टैन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 1 बटा टैन स्क्वायर थीटा, टैन थीटा का मान क्या है 8/7, 8/7, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो आगे का सॉल्व करेंगे तो 1/8 का स्क्वायर 64 और नीचे 7 का स्क्वायर 49, और ये बटा के रूप में है तो पलट देंगे, तो 49 ऊपर चल जाएगा 64 नीचे आ जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 49/64। तो इस चूंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, फिर भी क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। जैसे अगर और भी देखा जाए तो इसमें और भी क्वेश्चन है, और सोचे थे कि पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दे, इसमें कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उसको अगर हो सकता है तो प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर अगला जब एग्जाम का सोल्यूशन करवाएंगे तो मैं उसको उसमें वाइंड अप कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हाँ, पूरा देखिए, पूरा देखना है, और पूरा देखें तो पूरा समझ में आएगा, और साथ ही इसको लिख लेना है, और लिखने के साथ साथ अगर जो भी है दिक्कत होता है तो नीचे बता देना ज़रूरी होता है, और बताना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी दिक्कत है नीचे कमेंट में आपको बता देना है, अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में लिखना है हाँ अच्छा लगा है, बाकी की चीज़ें कुछ है नहीं, बस इतना ही। और आगे का चीज़ें जो भी रहेगा उसमें अगले एग्जाम जो भी होगा, अगला जो भी पेपर होगा उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसी में से सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अगले पेपर के लिए तैयार रहिएगा, और जल्द ही आपको उसका भी सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है।